गाइस, क्या हो अगर हम अपने बोट के साथ समंदर की सैर कर रहे हों और अचानक से समंदर का सारा पानी गायब हो जाए और वहां हमें पानी की जगह देखने को मिले सिर्फ एक खाली और सुनसान जमीन। तो ये बात आपको किस हद तक डरा सकती है? आखिर ये समंदर का पानी कहाँ गायब हो गया और अब दोबारा से वो पानी समंदर में वापस आएगा या नहीं? आइए जानते हैं ये मिस्ट्री आज की इस मूवी में, जिसका नाम है सर्वाइव। तो मूवी स्टार्ट होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अरेबियन सी पर आए हुए थे। यहाँ पर सभी कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी बैन की मॉम जूलिया स्विमिंग करने के लिए समंदर में जंप कर देती हैं, जबकि बैन और उसके डैड टॉम फिशिंग करने में मसरूफ होते हैं। लेकिन तभी अचानक से बैन की मॉम को समंदर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हो, और जब वो घूमकर देखती है तो सभी कुछ नॉर्मल होता है। मगर तभी अचानक से उसे कोई समंदर के अंदर खींच लेता है। इसी दौरान इनके बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट थे इन्हें खतरे की सायरन यानी वार्निंग देने लगते हैं, लेकिन बैन और टॉम ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो फिशिंग करने में बिजी थे। वहीं डूबती हुई जूलिया ने खुद को बचाने की कोशिश करते हुए टॉम को कई आवाजें दी, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान जाता ही नहीं। तभी जूलिया को महसूस हुआ कि जैसे समंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा हो और उसके साथ साथ वो खुद भी। अब टॉम ने भी इस बात को नोटिस कर लिया क्योंकि उसने जूलिया को देख लिया था, इसलिए टॉम अपनी वाइफ को बचाने के लिए समंदर में जंप कर देता है। वहीं बैन जल्दी से बोट का इंजन स्टार्ट करते हुए उसे अपने मॉम डैड के पास ले जाता है। टॉम ने जूलिया को बचा लिया था। इसके बाद बैन और कैसी मिलकर अपने मॉम डैड को बोट के ऊपर खींच लेते हैं, जिससे जूलिया की जान बच जाती है। टॉम वापस बोट पर आकर अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, जबकि कहा भी था कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा तो उस पर कोई एक बंदा ध्यान रखेगा, तो क्यों नहीं ध्यान दिया? अगर तुम्हारी मॉम पानी में डूब जाती तो क्या होता? अब कैसी भी इस बात के लिए काफी गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए उसके सॉरी कहने पर सभी इस इंसिडेंट को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। रात में ये लोग अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके लिए ये यहाँ पर आए थे। इसी दौरान कैसी के बीएफ की वीडियो कॉल उसे आती है और वो नोटिस करती है कि उसके बीएफ के पीछे शहर में कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो देखकर कैसी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि इस टाइम ये लोग सेफ जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये बात वो फौरन से जाकर अपने मॉम डैड को बताती है, इसलिए ये लोग जल्दी से अपने बोट की सेफ्टी बैरियर्स चेक करने लगते हैं। ये चेक करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनके बोट के आस-पास मिला रही थी। टॉम ये अच्छी तरह से जानता था कि वेल्स या शार्क ऐसा किसी खतरनाक तूफान के आने से पहले ही करती हैं, और इन्हें इस आने वाले खतरनाक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था। अब इन्हें इस तूफान के साथ साथ शार्क से भी निपटना था। लेकिन तभी अचानक से इनके बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे देखने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है और देखता है कि इनके बोट में काफी बड़ा सा डेंट आ चुका है, जो कि किसी शार्क ने किया था। ये चेक करने के बाद टॉम जब वापस बोट पर आता है तो काफी जख्मी हो चुका था, जो देखकर जूलिया उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बैड न्यूज देते हुए बताता है कि शार्क के लगाए उस डेंट की वजह से हम बोट को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अब तो इनके पास बस आखिरी रास्ता यही था कि ये लोग किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुलाएं। लेकिन सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, इवन के बोट का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। अब इस मुश्किल और कठिन वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करने लगता है। इनके पास सिर्फ 4 दिन तक का पीने का पानी बचा था, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वो एक शिपिंग रोड पर हैं और यहाँ से कोई ना कोई शिप तो गुजरते हुए इन्हें देख ही लेगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है, और जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो एक बड़ा सा मेट्रोआइड इनके तरफ ही आ रहा था, जो कि इनके शिप से टकरा सकता था।
टॉम घबराते हुए जल्दी से अपने शिप का इंजन स्टार्ट कर देता है। हालांकि वो जानता था कि ऐसा करने से उसकी शिप तबाह हो जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। शिप का इंजन तबाह हो गया और इसी बीच दूसरा मेट्रोआइट भी इनकी तरफ आने लगता है। अब ये लोग खुद को बचाने के लिए कुछ और तो कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने जल्दी से बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट्स पहन ली। तभी इन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब इन्हें होश आया तो खुद को जिंदा देखते हैं। हालांकि इन्हें चोटें तो काफी आई थी, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इनके बोट में एक बड़ा सा सुराख होने के बावजूद भी बोट के अंदर पानी नहीं आ रहा था। जब ये लोग बोट से बाहर आकर देखते हैं तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। इनके बोट के पास मछलियां तड़प रही थीं और इनका बोट एक पथरीले सहराई इलाके में आ चुकी थी। ये जगह बिल्कुल ही बदल चुकी थी। जिस जगह पर कल तक पानी थी, अब उस जगह पर बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ और गड्ढों की तरह दिख रही थी। टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखता है तो उसे पता चलता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है। जमीन के सारे पोल चेंज हो गए थे। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल चला गया था। इसलिए जहाँ पहले इंसान रहते थे, जमीन थी, समंदर का सारा पानी वहां चला गया था और अब समंदर की जगह सहरा बन गई थी। ये सब जानने के बाद ये सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। तभी टॉम ने इन्हें एक और दिल दहला देने वाली बात बताई। ये सब होने के बाद जितने भी इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सभी के सभी मारे गए होंगे। कैसी ये सब सुनकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद को एक कैबिन में बंद कर लेती है। इसके बाद जूलिया अपने बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है, जबकि बेन अपने बर्थडे के बलून को हवा में उड़ाता है, ये सोच कर कि अगर कोई इंसान जिंदा हुआ तो इन्हें देख ले। वहीं टॉम रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे यही थी कि सामने से शायद ही कोई रिस्पॉन्स आए, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसे रिस्पॉन्स मिलता है और ये रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था, क्योंकि वो समंदर के शिफ्ट होने के कहानी के बारे में जानता था और वो भी टॉम की फैमिली की तरह एक सबमरीन में था, इसलिए वो इस हादसे में बच गया। कैप्टन टॉम को बताता है कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद अपनी जगह पर आ जाएंगे। मतलब कि 1 हफ्ते के बाद समंदर फिर से अपनी जगह पर वापस आएगा और उसकी लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम को एडवाइस देता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह तलाश करो और वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूलिया फौरन से अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है, जबकि टॉम कैप्टन से कहता है कि आपके सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को अपने साथ रख लेंगे? जिस पर कैप्टन कहता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि मेरी सबमरीन बहुत छोटी है और मेरा एक साथी भी मारा गया है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं किसी एक को ही अपनी सबमरीन में रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक आदमी को बाहर ही रहना पड़ेगा। टॉम बहुत रिक्वेस्ट करता है कि देखें, आप किसी भी तरह से मेरे बच्चों को एडजस्ट कर लें, बदले में आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं वो करूँगा। और अब कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलिया को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन के अंदर कैप्टन के सबमरीन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि समंदर की लहरों के वापस आने से पहले पहले हम अपने बच्चों को बिल्कुल सेफली उस सबमरीन तक पहुंचा देंगे। इस तरह हमारे बच्चों की जान बच जाएगी। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी टॉम ने देखा कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ ही आ रहा है, जो कि जख्मी भी था। इसलिए टॉम ने उसकी मदद करनी चाहिए और उसे पानी देता है। उस आदमी ने पानी पीने के बाद टॉम को थैंक्स कहने के बजाय उल्टा उस पर हमला कर दिया और ये चीज दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास गिरे छुरी से टॉम को स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। जूलिया अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाई, लेकिन भागकर वो बोट के अंदर जाती है और अपने बच्चों को सारी बात बताते हुए उन्हें एक कैबिन में लॉक कर देती है और फिर कैसी को एक फेयर गन देते हुए
कहती है कि इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। इसी दौरान वो किलर इनके बोट तक आ जाता है। जूलिया उससे बचने के लिए वॉशरूम में जाकर छुप जाती है और अपने जख्मों को स्टिच करने लगती है। इतने में वो किलर इनकी बोट की तलाशी लेना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे खाना मिलता है फौरन से खाने लगता है जैसे कि कई दिनों से भूखा हो। खाने के बाद जब वो जूलिया को मारने गया तो पता चला कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो कैबिन तो खाली था। इसी दौरान जूलिया बोट में हुए सुराख से निकलकर भाग चुकी थी, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के उस किलर के डॉग ने उसे देख लिया और अब मजबूरन जूलिया को उस डॉग को चुप कराने के लिए मारना पड़ता है। इसके बाद वो बोट के नीचे छुप जाती है। वैसे तो वो किलर को ना मिलती, लेकिन जब वो ऊपर से अपने डॉग को मरा हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जूलिया बोट से बाहर जा चुकी है। इसलिए जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा, जूलिया बोट के दूसरी तरफ से एक टूटी हुई जगह को अपना रास्ता बनाते हुए वापस बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत के कुछ देर में ही वो उस किलर के हत्थे लग जाती है। वो जूलिया को उसके बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जूलिया किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उससे फाइट करती है। कैसी जो ये सब कैबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि फेलियर गन यूज करने का ये सही मौका है, इसलिए वो फेलियर गन चला देती है, जिससे उस किलर को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। इसलिए जूलिया खुद को और अपने बच्चों को बचाने के लिए बोट से बाहर निकलने लगती है। तभी वो किलर दोबारा से जूलिया पर हमला करता है, लेकिन जूलिया उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है। बाहर आते ही कैसी और बैन अपने डैड की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था जो इनके साथ हो गया है। बैन खुद को ये सब का जिम्मेदार समझ रहा था कि ना मैं वो कलरफुल बलून को हवा में उड़ाता और ना ही ये किलर यहाँ तक आता। अभी जूलिया अपने हस्बैंड से लगकर रो ही रही थी कि तभी देखती है कि वो किलर जलती हुई बोट से बाहर आ गया था और अब यहाँ रुकना इनके लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने का फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि उस किलर ने अब इनका पीछा करना छोड़ दिया होगा। यहाँ पर भी बैन बस रोते ही जा रहा था। कैसी उसे हिम्मत देते हुए पानी देती है, मगर उसने पानी पीने से भी मना कर दिया। अभी ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि जूलिया देखती है कि वो किलर अभी भी उनके पीछे ही है, इसलिए ये लोग उससे बचने के लिए फिर से भागना शुरू कर देते हैं। और अब भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, लेकिन पीछे जब भी मुड़कर देखते वो किलर इनके पीछे ही होता। ये लोग भी रुकते नहीं, लगातार भागते ही चले जाते हैं और भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी होता है। यहाँ इन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जूलिया अपने बच्चों को इसी जगह से गुजरने का ऑर्डर देती है। अब यहाँ से निकलते ही बैन की हालत खराब हो चुकी थी और जूलिया को एहसास हुआ कि बैन डिहाइड्रेट हो चुका है। इनके पास पानी के कुछ ही कतरे बचे थे जो इन्होंने बैन को पिला दी, लेकिन इस पानी से क्या होने वाला था। यहाँ पर कैसी हिम्मत हार चुकी थी। उसे अब बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये लोग जिंदा बच पाएंगे भी या नहीं। वो अपनी मौत को मान चुकी थी, साथ ही अपने भाई बैन और मॉम को भी ये मानने को कहती है, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है कि बस चुप हो जाओ और जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करती जाओ। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलिया के कहने पर इन लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और आगे बढ़ने पर इन्हें एक जहाज दिखाई देता है जो कि कभी सालों पहले क्रैश होकर जमीन में गिर गया होगा। ये लोग उस जहाज में जाकर छुप जाते हैं। जूलिया यहाँ आखिरी बार अपनी फैमिली फोटोज देखती है जो कि इन्होंने कल रात ही ली थी। इस फोटो को देखते हुए ये सभी टॉम को मिस कर रहे होते हैं। अब रात भी काफी हो चुकी थी, ये लोग थके हुए भी थे, इसलिए कैसी और बैन तो सो जाते हैं। वहीं जूलिया बेचैन थी, इसलिए वो जहाज से बाहर आ जाती है। तभी जूलिया देखती है कि रात के इस अंधेरे में भी किलर ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। किलर ने भी जूलिया को देख लिया था। यहाँ पर जूलिया सोने की नाटक करती है और जैसे ही वो किलर उसके पास आता है जूलिया उस पर अटैक
कर देती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और छुरी से स्टैब कर कर के किलर को जान से ही मार डालती है। अब फाइनली इस मुसीबत से उसकी जान छूट गई थी। इसके बाद जूलिया भी सुकून से सो जाती है और सुबह उठने पर ये लोग देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में थी, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये खाली समंदर भी कितना खतरनाक है। खैर अब इन्हें उस सबमरीन तक पहुंचना था जहां पर कैप्टन था, इसलिए जूलिया मैप देख रही होती है। आगे बढ़ते हुए बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए वो थोड़ा आगे जाकर वहां पर मौजूद तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलिया ने उसे यहाँ से पानी पीने के लिए मना भी किया हुआ था क्योंकि इस तालाब का पानी जहरीला था, लेकिन बेन को तो इतनी प्यास लगी हुई थी कि उसने जूलिया की एक ना सुनी और जूलिया को उसका बाल पकड़कर बाहर निकालना पड़ा। पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो चुका था, इसलिए जूलिया और कैसी मिलकर एक शेल्टर बनाते हैं। यहाँ पर इन्होंने अभी कुछ ही देर आराम किया था कि अचानक से जूलिया को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे क्रॉप्स इनके तरफ ही आ रहे थे। उनसे बचने के लिए ये लोग एक बार फिर से भागने लगते हैं। भागते हुए इन्हें एक बड़ी सी शिप नजर आई जो कि एक कार्गो शिप थी। उसके अंदर काफी सारे कंटेनर भी थे। उस कंटेनर में बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो लोग कंटेनर में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। जूलिया कंटेनर के पास जाकर उनसे गिड़गिड़ाकर मदद मांगती रह जाती है। क्रैब्स का एक बड़ा फौज उनके पीछे था। उनसे बचने के लिए बेन और कैसी तो कंटेनर के ऊपर चढ़ गए, लेकिन जूलिया जैसे ही ऊपर चढ़ती है क्रैब्स उसे काट लेता है। फिर भी वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है और अपने जख्मी पैर को अपने स्कार्फ से बांधती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसी दौरान बेन और कैसी ने देखा कि वो सारे क्रैब्स कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक कर दिया। ये लोग अपने हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्रैब्स तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। खैर सुबह होने पर जब जूलिया को होश आया तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह थी। यहाँ कोई भी आसानी से मर सकता था। जूलिया अपने बच्चों को खोने के डर से रोने लगती है। तभी उसे दूर से कैसी और बेन आते हुए नजर आए, जो दरअसल खाने और हथियार की तलाश में गए थे और अब क्रैब्स भी यहाँ नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि वो कहीं आगे चले गए होते हैं। ये देखकर जूलिया सुकून की सांस लेती है। इसके बाद वो अपने क्रैब्स के काटे जख्म का इलाज करती है। वहीं बेन अपनी इकट्ठा किए हथियार को चेक करता है। इसके बाद जूलिया कैप्टन से अपनी रेडियो की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कैप्टन बताता है कि मुझ पर भी उस सी क्रिएचर ने हमला कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। साथ ही वो जूलिया को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी अपनी जगह पर आने वाला है, इसलिए तो ये सारी क्रिएचर्स फिर से वापस आ गई हैं। जूलिया को तो ये भी पता नहीं था कि सबमरीन तक पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इस भागम दौड़ में उनका मैप भी कहीं खो गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फेलियर गन से हवा में शूट करता है और बेन उसे देख लेता है। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इन्हें वहां तक जाना नामुमकिन लग रहा था क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना होगा और वहां से गुजरते हुए ये लोग बीमार भी हो सकते थे, इनकी जान भी जा सकती थी। अब तो कैसी को अपनी मॉम की बातें झूठ लगने लगी थी कि वो इन्हें बचा लेंगी। कैसी अपनी मॉम से बहस करती है, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है कि चलो चुप से आगे बढ़ो और यहाँ से आगे बढ़ते हुए अचानक से लैंड स्लाइड होने लगती है। जूलिया जो अपने बच्चों से पीछे रह गई थी, उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है और वो वहीं स्टक हो जाती है। कैसी अपनी मॉम के बगैर आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे मजबूर करती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी। इसलिए कैसी ना चाहते हुए भी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है और जब ये लोग सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। ये लोग जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी पीछे से कैप्टन निकलकर आया जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में था। कैप्टन कहता है कि देखो अब मेरे बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है और सबमरीन में 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। ये सुनकर कैसी फौरन से अपनी मॉम को लेने के लिए भागती है, लेकिन तभी जूलिया की तरफ एक बार फिर से क्रैब्स का तूफान आने लगता है। कैसी
उन पर अपने गन से फायर करती है और कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई क्रैब्स जूलिया पर अटैक करता, कैसी ऊपर से उसे अपना हाथ देती है और अपनी मॉम को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। ये लोग अब तेजी से भागते हुए सबमरीन तक पहुँच जाती हैं और वक्त जाया किए बगैर उसके अंदर आ जाती हैं। क्रैब्स का पूरा फौज इनके सामने था और तभी एक बड़ी सी खतरनाक समंदर की लहर इन्हें अपनी तरफ आते नजर आई, जो कि हाइट में कई 100 फीट ऊंची थी और देखते ही देखते वो लहर इनके सबमरीन से आकर टकरा जाती है, जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जूलिया को जब होश आया तो शॉकिंग बात ये थी कि इनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, क्योंकि समंदर की वो बड़ी सी लहर इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जो देखकर साफ समझ आ रहा था कि अब जमीन से इंसानों का खात्मा हो चुका है। और बस यही दिखाते हुए इस मूवी की कहानी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।